एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो तेजस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है एस्ट्राइम का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसको हम जैगुआर में इस्तेमाल करते हैं और भारत में इसकी प्रोडक्शन करने के लिए MBDA यूके के द्वारा भारत में BDL के साथ सहयोग किया गया है। और अब इसी मिसाइल को तेजस में लगाकर देखने की बात भी कही जा रही है। तेजस में इससे पहले दो विद इन विजुअल रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें कि पाइथन 5 और R73 है। R73 प्राइमरी तौर पे इस पर इस्तेमाल की जाती थी और 2010 में ही इसका पहला परीक्षण किया गया था, पर पाइथन 5 तेजस में हाल ही में लगाकर देखी गई थी। एशरैम भी अब आगे जाके लगा के देखी जाएगी और इस तरह से तेजस से फायर करने योग्य विद इन विजुअल रेंज हमारे पास 3 मिसाइलें हो गई हैं। अस्त्र को तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा है, तेजस के साथ उसका इस्तेमाल करके देखा जाएगा, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बात कर लेते हैं तेजस की ही, पर तेजस MK2 के डिजाइन को लेकर आ रही है। क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू इसने पास कर लिया है इंडियन एयरफोर्स का। कई बार ये सोचा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स MK2 का ऑर्डर देगी नहीं देगी, इसका भविष्य क्या होगा, पर इसका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि 15 नवंबर को 2021 में, मतलब 1-1.5 महीना पहले ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ के द्वारा इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब इस पर बेस्ड प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और कहा जा रहा है कि 2022 के अंत में, जी हाँ 2022 के अंत में दिसंबर तक ये प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसकी लो स्पीड टैक्सी टेस्ट और हाई स्पीड टैक्सी टेस्ट की जाएंगे और फिर कहा जा रहा है कि 2023 के शुरुआती क्वार्टर में इसको उड़ाकर भी देखा जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि एरो इंडिया 2023 में इसको शामिल किया जाएगा, दिखाया जाएगा प्रदर्शनी में। इसका मतलब यह है कि तेजस MK2 को रियलिटी में देखने के लिए हमें केवल 1 से 1.5 साल रुकना पड़ेगा और हम इसको प्राप्त कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत और रशिया के कॉपरेशन को लेकर। अरमाता टैंक आपको पता है कि रशिया के द्वारा जल्द ही इस्तेमाल किए जाना है। इसकी सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है रशिया की आर्मी के लिए। पर रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के स्पोकवोमन की तरफ से ये कहा गया कि भारत के सामने ये प्रेजेंटेशन किया गया है कि इस अरमाता के प्लेटफॉर्म को लेकर भारत खुद का एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक या मेन बैटल टैंक आप कह सकते हैं, उसको डेवलप कर सकता है। यानी कि अरमाता के टैंक को लेकर भारत के साथ रशियन कोऑपरेशन की बात की जा रही है। कई लोग ये कहते हैं कि टैंक की आवश्यकता नहीं है, पर अभी चीन के साथ हम लोग का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें टैंक की आवश्यकता भी पड़ रही है, हमें सबमरीन की आवश्यकता भी पड़ रही है, हमें एयरक्राफ्ट की आवश्यकता भी पड़ रही है। तो टैंक को ये कहना कि आगे चल के हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। पर टैंक से ज्यादा जो हमको पैसे खर्च करने हैं वो सबमरीन्स में करने चाहिए और एयरक्राफ्ट में करनी चाहिए, मेरा जो मानना है। वही बात कर लेते हैं शार्प क्लॉ की। चीन के द्वारा एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल बनाया जाता है, जिसको शार्प क्लॉ के नाम से जाना जाता है। नोरिनको के द्वारा इसको बनाया जाता है, जो कि चीन के लिए मेन बैटल टैंक बनाने का भी काम करती है। तो इसको तिब्बत में डिप्लॉय किया गया है, 88 की संख्या में इसको डिप्लॉय किया गया है और 30 से ज्यादा इसको वेस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया है। जो भारत के साथ तिब्बती रीजन है, जिसमें कि स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत की सेना और चीन की सेना के बीच में, वहां पर इसका डिप्लॉयमेंट देखा जा रहा है। मुख्यतः इसको इसलिए डिप्लॉय किया गया है क्योंकि चीनी सैनिक जो ठंडा वातावरण है तिब्बत का, वहां पर सहन नहीं कर पा रहे हैं और वहां से बीमार हो जाते हैं। इसलिए इन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल के इस्तेमाल से वो अपने आदमियों को पोस्ट न रखते हुए भी नजर रख पा रहे हैं सीमा पर। यहाँ पर एक अच्छी चीज है, एक बुरी चीज। अच्छी चीज ये है कि चीनी सैनिक इस वातावरण में टिक नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको पीछे भेजा जा रहा है। पर भारत के लिए बुरी बात यह है कि वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम फिजिकली अपने लोगों को वहां पर पोस्ट रखते हैं, जिससे कि हमारे लोगों को भी काफी दिक्कत होती है और उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो चीन से हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से LAC पे किस तरह से नजर रखनी है ये सीखना चाहिए, कैसे LAC पर अपना जो ट्रूप मूवमेंट है उसको तेज करना चाहिए। सर्विलांस और ट्रूप मूवमेंट, ये दोनों चीजें हमें चीन से सीखना चाहिए और उसको आगे जाके भविष्य में अप्लाई भी करना चाहिए। आप जानते हैं कि अमेरिका और यूके का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऑपरेशन निकलकर सामने आया था, जिसको ऑकुस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देनी है इन दोनों देशों के द्वारा। तो इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, जो कि एक थिंक टैंक है पाकिस्तान का, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान को इसका फायदा उठाते हुए चीन से ये कहना चाहिए कि उनको न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे दे और इस इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो कि चीन की हेल्प कर सकता है। वो मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं क्योंकि भारत के पास भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। भले ही हमारे पास अटैक सबमरीन नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, पर हमारे पास है, अरिहंत के नाम से हम इसको जानते हैं। और अरिघाट और अरिदमन दोनों लाइन पर लगे हुए हैं।
तो कई हमारे पास इस प्रकार के न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो जाएंगे। पर पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है और पाकिस्तान कन्वेंशनल सबमरीन का चीन को ऑर्डर दिया हुआ है 8 की संख्या में। तो पाकिस्तान चाहता है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी उनको प्राप्त हो जाए, पर चीन इतना बेवकूफ नहीं है। चीन तो ग्वादर में अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन वहां पर डिप्लॉय कर सकता है, अपना नेवल बेस बनाया हुआ है वहां पर। तो पाकिस्तान को क्यों टेक्नोलॉजी वो देने जाएगा जब वो अपने खुद के सबमरीन और जहाज वहां पर पोस्ट कर सकता है? तो वो क्यों पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी देने जाएगा? और पाकिस्तान के ये थिंक टैंक हैं कि क्या है, इनको थिंक करने की ही शऊर नहीं है। इनको खुद नहीं पता है कि चीन इस तरह की चीजें करेगा नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उनके द्वारा एक खबर उड़ाई जा रही है कि सीरिया में S-400 डिप्लॉय होने के बावजूद इजरायली विमानों ने लताकिया पोर्ट पर हमला कर दिया, S-400 कुछ नहीं कर पाया। लताकिया पोर्ट सीरिया में ऐसा पोर्ट है जहां पे कहा जाता है कि ईरान के द्वारा सीरिया के रेबेलियंस को या सीरिया के आतंकियों को जो हथियार पहुंचाए जाते हैं ईरान के द्वारा, वो इसी पोर्ट के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इजरायल ने इस पोर्ट को निशाना बनाया और इसमें काफी भीषण बमबारी की है। S-400 इसको रोक नहीं पाया, ऐसा कहा जा रहा है। इसका एक जवाब ये निकलकर सामने आया है कि इजरायल ने अपने विमान उस समय उड़ाए जिस समय कि रशियन विमान भी वहां घूम रहे थे, तो S-400 का इस्तेमाल सीरियन की तरफ से नहीं किया जा सका। अब ये भी कहा जा रहा है उसका तोड़ में कि इसमें क्या एनिमी और फ्रेंड वाला जो डिटेक्ट करने वाला सिस्टम है वो काम नहीं किया? ऐसा नहीं है। जब वॉर कंडीशन आती है और कई विमान, हमारे जो दोस्त विमान हैं और हमारे जो फोए विमान हैं, जो हमारे दुश्मन विमान हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, तो इस प्रकार की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको जनरली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये सिस्टम लगे होने के बावजूद, ये एनिमी वाला और दोस्त वाला सिस्टम लगे होने के बावजूद, जिस प्रकार से हमारा Mi-17 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें हमारी ही मिसाइल लगी थी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, उस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए जनरली लोग इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं या इस समय एयर डिफेंस सिस्टम काम करता नहीं है। तो इस प्रकार की चीज हुई थी। इजराइल ने काफी अच्छी टेक्निक लगाकर रशियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको पास हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।